का तीसरा अध्याय है हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और इनके पृथ्वी के बारे में देखेंगे, जो कि हमारी पृथ्वी का कैसे परिवर्तन हो रहा है, पहले क्या था और आज आपको जो-जो चीज़ में परिवर्तन होती पृथ्वी में आपको दिखाई दे रही हैं। हमारी पृथ्वी की रख-रखाव, हमारी पृथ्वी की बातें की जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पृथ्वी के बारे में आप जो भी जानते हैं, उन सब चीज़ों को एक नए तरीके से एक सही तरीके से जो दर्शाया गया है कि पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी की जो भी क्रियाएँ हैं, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों से विभाजित है। स्थलमंडल क्या है? अनेक प्लेटों से विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं और इसको जो प्लेट स्थलमंडल से यहाँ से आपको एनसीईआरटी जो भी टॉपिक देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करते हुए बार-बार इसको रिवाइज़ भी करेंगे ताकि ये हमको जो भी क्वेश्चन इनसे बने वो हम छोड़े ना। तो चलिए यहाँ पर आपको देखने को मिला क्या, जो स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है और ये प्लेट जो है हमेशा चारों ओर घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ ही मिलीमीटर जो है कुछ मिलीमीटर के लगभग और ये जो प्रत्येक वर्ष जो है चारों तरफ ये घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष जो है कुछ ही मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है और पृथ्वी के अंदर जो है पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण यहाँ पर जो है पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, उनकी गति जो होता है, उनमें जो मैग्मा होती है, उनकी गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है और जो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा है, एक वृत्तीय रूप में वो घूमते रहता है, जिसका क्रियाकलाप में यहाँ पर आपको दिखाया गया है, जो आप इसको समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप जानते हैं कि एक रंगीन कागज़ की छोटी-सी गोली लीजिए और यहाँ पर क्रियाकलाप में यहाँ बताया गया है कि एक छोटा-सा कागज़ की गोली लीजिए और उसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए और इसको जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ऐसे रख दीजिए। बीकर को टिपाई पर रख कर गर्म करें और यहाँ पर इसको गर्म करने के लिए बोलता है। गर्म होने के बाद आप देखेंगे कि गर्म जल की परतें के साथ कागज़ की गोली भी ऊपरी जो ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गीली नीचे बह जाती है और जब गर्म पानी होता है तो ये कागज़ जो है ऊपर जाता है और जब ठंडा पानी होता है तो क्या होता है ये नीचे हो जाता है, नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। जब वो गर्म होता है तो क्या करता है तो वो ऊपर जाता है और जब ठंडा होता है तो वो क्या होता है बैठ जाता है। इसी प्रकार जो है पृथ्वी में के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, उनकी गति भी इसी प्रकार से होता है। आगे पृथ्वी की गतियाँ। आप यहाँ पर पृथ्वी की गतियों के बारे में देखेंगे तो एक आपको यहाँ पर बताया गया है कि स्थल रूपों का विकास किस प्रकार से होता है। पृथ्वी की जो गति है किस प्रकार से हो रही है तो जनित बल और बहिजनित बल के 2 रूप में आपको बताया गया है। एक जनित बल होता है, एक बहिजनित बल होता है। अंतर्जनित बल को 2 भागों में बाँटा गया है, एक आकस्मिक बल होता है, एक पटल विरूपण बल होता है और पटल विरूपण बल को एक भाग में बाँटा गया है, ये पर्वत निर्माणकाली बल है और ये पर्वत का निर्माणकाली बल होता है और आकस्मिक बल में आपको भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन की क्रियाएँ होती हैं। इसमें आपको 2 पृथ्वी की गतियों में एक अंतर्जनित अंदर में जो कार्य हो रहे हैं, एक बाह्यजनित। बाह्यजनित में आपको देखने को मिलेगा अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण होता है और अपर्दन निक्षेपण में क्या-क्या होता है तो नदी का बहना नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये जो है अपर्दन और निक्षेपण के कारण हैं। अपर्दन जो आप जान रहे हैं कि जहाँ से ये कट रहा है और निक्षेपण जो आता आकर उसी को फिर से भर देता है। ये सब जो है अपर्दन और निक्षेपण के क्रियाएँ हैं। तो इसी प्रकार जो है पृथ्वी की गतियाँ जो हैं 2 प्रकार से आपको देखने को मिला, एक अंतर्जनित बल और एक बाह्यजनित बल मतलब बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में 2 प्रकार की, एक आकस्मिक बल होता है जिसमें आप भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अंतर्निहित
पृथ्वी भर को 2 भागों में बाँटा, एक आकस्मिक, एक पटल विरूपण। पटल विरूपण विरूपण में क्या आया? पर्वत निर्माणकाल एक बार आता है और पृथ्वी की गतियों में आप बहिर्जनित में जाएँगे तो अपरदन और निक्षेपण होता है बाह्य में और ये इसका जो कैसे काम होता है तो नदी के द्वारा बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिम इन सब के कारण यहाँ की गतियाँ होती हैं। कहाँ? तो बहिर्जनित में। यहाँ पर देखेंगे शब्दावली में तो स्थलमंडलीय प्लेट भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीपीय एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ये क्या है? जो स्थलमंडलीय प्लेट जो होते हैं ये इनको कहा गया है कि भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं कुछ कठोर जो असमान आकार की प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप व महासागर जो है ये सब जो है टिके हुए हैं। यहाँ देखेंगे मुख्य शब्द की उत्पत्ति को देखेंगे तो एंडो मतलब अंतः, एक्सो मतलब बाह्य। एंडो और एक्सो का जो जब हम प्लस करेंगे जैनिक से तो जैनिक का मतलब होता है उत्पत्ति और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एंडोजेनिक हो जाएगा एक से और एक से हो जाएगा एक्सोजेनिक। मतलब एंडो मतलब अंतः जैनिक और एक्सो मतलब बाह्य जैनिक और बाह्य जैनिक मतलब अंतः उत्पत्ति और बाह्य उत्पत्ति इसको इस प्रकार से समझेंगे एंडोजेनिक मतलब अंतः उत्पत्ति और एक्सोजेनिक यानी कि बाह्य उत्पत्ति। आप समझ गए होंगे। यहीं से फिर से शुरू होता है यहाँ पर अब ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा जो कि ज्वालामुखी होता है भू प्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है। ये जो भू प्रपट्टी जो है यहाँ पर देख रहे हैं खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं और इससे जो है पिघला हुआ पदार्थ जो है अचानक यहाँ से निकलता है। ये क्या है? ज्वालामुखी है। एक ज्वालामुखी का चित्र यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये मैग्मा कोस्ट है, नीचे का जो भाग होता है ये क्या होता है? मैग्मा कोस्ट होता है। ये मेटल जो होता है आप पहले भी पढ़े थे कि ये जो नीचे का भाग जो होता है ये मेटल होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है और जो जो यहाँ पर जो मैग्मा नीचे की ओर आता है ये लावा है और ये जो मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है रेड कलर का जो देख रहे हैं ये निकासी स्थान मतलब वेंट होता है और ऊपर जो क्रेटर मतलब बीच का जो मुँह भाग होता है उसको क्रेटर बोलते हैं और जो बाहर निकलता है वो क्या है? गैसें व राख होते हैं जो बाहर की ओर निकलते हैं। ये सब जो है एक ज्वालामुखी की जो क्रियाएँ होती हैं इस प्रकार से होती हैं। इनका क्या जो एक मैग्मा से निकलता हुआ ये जो लावा के रूप में होता है, ये निकासी के रूप में क्रेटर बीच जब मुख भाग पे होता है तो क्रेटर होता है वो वहाँ से क्या होता है वो गर्म लावा निकलता है ऐसा यहीं पर जो ये छिद्र जो होता है ये पिघलता हुआ अचानक नीचे की ओर ये जो देख रहे हैं ऐसे हुए आकार के बनते हुए जाते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप में देखेंगे तो एक बर्तन बोलता है लेने के लिए उसे जल से भरकर ढक्कन में जो है ढक्कन से उसको बंद कर दें तथा गर्म जल करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें, जो कुछ कहता है मटर रख देने चम्मच रख देने, ढक्कन आप देखते हैं कि जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है, जो वस्तुएँ आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं, उनमें भी कंपन होने लगता है। दानें नीचे आ जाती हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। इसी भाँति जब भूकंप आते हैं, तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है। जब भी भूकंप आएगा, तो पृथ्वी में क्या होगा? तो कंपन होगा। ये जिस प्रकार आपको एक पानी के उदाहरण के रूप में आपको समझाया गया, जब पानी उबलना शुरू हो जाता है तो ऊपर के ढक्कन पे जो भी चीज़ आप चम्मच रखें, मटर के दाने रखें, ये इत्यादि जो भी रखे हैं वो सब क्या होते हैं मटर के दाने गिर जाते हैं, चम्मच आवाज़ करने लगती है। उसी प्रकार कंपन आने जब लगता है उन बर्तनों पे, उसी प्रकार जब ज्वालामुखी का भूकंप आता है तो जब भूकंप आता है जब भूकंप आता है तो पृथ्वी क्या होता है? कंपन होता है। आप जानते हैं कि नेपाल में भूकंप इत्यादि जगहों में जैसे कि आपको गुजरात में भूकंप बराबर जो भूकंप आते रहते हैं तो पृथ्वी में क्या होता है? तो कंपन होता है। वही यहाँ पर दिखाया गया है, आपको बतलाया गया है एक पानी के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से। आगे है कि इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। क्या होता है? स्थलमंडलीय प्लेटों में जब गति होता है तो पृथ्वी के सतह पर क्या होता है? तो कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है और यह जो कंपन है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को क्या बोलते हैं? तो पहले हम इसको पढ़े थे, इस कंपन को क्या बोला जाता है? तो इस कंपन को ही भूकंप बोलते हैं। जो चारों ओर गति हो रहा है, जो
आपको प्लेटों में गति हो रहा है, ये सब क्या हो गया? ये जो जिस प्रकार से कंपन शुरू हो गया है, तो इसको क्या बोला गया है? तो इसको भूकंप बोलते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे एक जो वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है और भूप्रपट्टी के वह स्थान जहाँ से वो कंपन आरंभ होता है, उसको क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। जहाँ से जो आरंभ हो गया, वो क्या कहलाया? तो वो उसका उद्गम केंद्र कहलाएगा। वो स्थान उसका शुरू का केंद्र मतलब वह जो है मुख्य बिंदु होगा, वो केंद्र होगा, जहाँ पर वो क्या हुआ? आरंभ हुआ उस कंपन का। उद्गम केंद्र जो होता है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं और उस स्थान जहाँ से वह केंद्र है, जहाँ से वो निकला है और उसके निकटतम जो स्थान होते हैं, जो जहाँ पर यहाँ पर से जैसे यहाँ से उसका केंद्र हो गया और यहाँ से उसके निकटतम स्थान को क्या बोलते हैं? इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र से क्या होता है? ये कंपन जो है बाहर तरंगों एक ऐसे-ऐसे करके तरंगों के रूप में क्या क्या होता है? बाहर गमन करता है। अधिकेंद्र के निकट भाग में शाब्दिक हानि होती है और जो अधिकेंद्र के निकट जो होगा उसको सबसे ज़्यादा हानि होगी। क्या होगा? उसको सबसे ज़्यादा हानि होगी। आगे है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे-धीरे कम हो जाती है और जो अधिकेंद्र से दूरी होगा जहाँ जैसे यहाँ पर अधिकेंद्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होगा? हानि होगा और जैसे यहाँ से दूरी होगा तो यहाँ पर बहुत कम हानि होगा, यहाँ पर जो इसकी गति है कम हो जाएगी और यहाँ पर कम हानि होगी। तीव्रता कम होने के कारण। यहाँ पर आपको एक भूकंप की उत्पत्ति का चित्र दिखाया गया है। ये जो चित्र देख रहे हैं आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये उद्गम केंद्र है। ये उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप का जो है उत्पन्न होता है। वह भूकंपों ऊर्जा एवं उद्गम केंद्र वह जो है भूकंपों का ऊर्जा एवं क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है। और उसके निकटतम भाग में देखेंगे तो ये अधिकेंद्र है। क्या है? ये निकटतम भाग है कि ये अधिकेंद्र है और ये जो है प्लेट सीमा है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक प्लेट सीमा है और उसके बाद देखेंगे भूकंप का जो तरंग जो है इस प्रकार से चल रहा है, ये तरंग है। भूकंप की दिशाओं से जो बाहर आ रहा है ये सब क्या है? ये सब तरंग है। जहाँ पर अधिकेंद्र के निकट में जो स्थान रहेगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा? प्रभावित होगा और जो दूर जाएगा जो दूर रहेगा उसकी जो दूरी जो है ज़्यादा होगी, वो धीरे-धीरे वहाँ की गति जो है कम हो जाएगी और वहाँ पर कम प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहता है क्या आप जानते हैं? भूकंप या तरंगे 3 प्रकार के होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा जाता है भूकंप के बारे में। ज़्यादातर यहाँ पर केंद्र के बारे में भूकंप के यहाँ से क्वेश्चन आपको यूपीएससी या बीपीएससी आपको शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का एक यहाँ से फॉर्म बनता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के रूप में यहाँ से आपको बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं किस प्रकार से भूकंप का जो हो ज़्यादा कहाँ पर हानि होगा, कहाँ पर कम होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भूकंप के कितने प्रकार होते हैं, तो भूकंप के 3 प्रकार होते हैं, कौन-कौन से? पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ये तीनों तरंगे के बारे में आप याद रखेंगे। रंग के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे के रूप में या अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे और पृष्ठीय तरंगे के बारे में आपसे पूछा जाता है। कैसे कौन कितने प्रकार के तरंग होते हैं और कौन-कौन से होते हैं और 1 या 2 आपको ऑप्शन में दिया जाता है, 3-4 जो ऑप्शन है वो नहीं दिया जाता है, मिलान करने कहता है। ये सब आपसे पूछा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इस तरंगों के गुणधर्म विशेष विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए मतलब इस प्रकार से आपको कहता है पता करने के लिए इन सब चीज़ों को 3 तरंगों का आप नाम याद रखेंगे पी, एस और एल। पी को बोलते हैं अनुदैर्ध्य, एस को बोलते हैं अनुप्रस्थ और एल को बोलते हैं पृष्ठीय तरंग। आगे है कि यहाँ पर आपको गुजरात में देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है कि गुजरात में भूकंप होने से विनाश हुआ था। यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर आपको बताया गया है कि भूकंप की भविष्यवाणी जो है संभव नहीं है। लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों, तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम हम कर सकते हैं, किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप के सावधान की संभावनाओं का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, साँपों का जो है धरातल पर आना, ये सब जो है भूकंप आने के कुछ अनुमान जो है लगाते हैं। स्थानीय लोग इन चीज़ों से भूकंप आने के अनुमान लगाते हैं। तो इस प्रकार जो है
हम कुछ सचेत हो सकते हैं, तो कुछ हमारे जान-माल की हानि जो है कम होगी। यहाँ पर दिखाया गया है कि गुजरात में जो है विनाश हुआ था भूकंप के कारण, कब आया? ये भी पूछा जाता है गुजरात में भूकंप का कब आया था? तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल कितना तो 6.9 की तीव्रता से जो वहाँ पर भीषण भूकंप आया था। कहाँ पर? भुज में सबसे आप याद रखेंगे ज़्यादा जो 26 जनवरी 2001 को, कहाँ तो भुज शहर जो है गुजरात में वहाँ पर 6.9 की जो स्केल के रिएक्टर स्केल में इसकी जो तीव्रता थी यहाँ पर ये भूकंप आया था। शहर में जो देखेंगे दूसरे में लिखा गया है सर्वाधिक प्रभावित क्या होता है तो सर्वाधिक प्रभावित जो हुआ था स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की जो है मौत आशंका है। यहाँ पर फैक्ट पूर्ण रूपेण से नहीं दिया लेकिन लगभग में दिया है कि आशंका इतनी थी, जो 971 छात्र और 31 टीचर की मृत्यु हुई थी। तीसरे में देखेंगे भुज में निराशाजनक राहत वहाँ पर जो व्यवस्थाएँ थी, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएँ आदि न पहुँचने के कारण हालत जो है चिंताजनक हो गई थी। चौथा में भुज की तबाही जो है फ़ोन लाइनें, जल, पाइपें, मोटर, विद्युत स्टेशन, संचार की लाइनें सभी जो है अब रोधित हो गए थे। 5वें में शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गए थे। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा हो गई थी। राष्ट्रपति ने क्या किया था क्या किया? तो राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा वहाँ पर कर दी और 7वें में देखेंगे तो मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील और गुजरात के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे उन्होंने केंद्र से वित्तीय सहायता करने की माँग की थी। ये भुज के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी आपको याद रखनी है ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। क्या आप जानते हैं? यहाँ पर है जो क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है और भूकंप के मापने की जो एक यंत्र है उनसे उनका मापन किया जाता है, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी के नाम से जानते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है और जिसका जो प्रभाव जो है नहीं होगा तो 2.0 का जो जिसका कम तीव्रता होगा उसका जो प्रभाव नहीं के बराबर होगा। लेकिन जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुँचा सकता है। वह जो है जिसका 5.0 होगा वो जो है क्षति पहुँचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत शक्तिशाली होती है और जिसका जो 7.0 होता है, उससे अधिक होता है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। यहाँ से 2 से लेकर 7 तक आपको बताया गया, जो कि 2 नहीं के बराबर होता है, 5 में थोड़ा आपको होगा, लेकिन 6 जो होता है 6 जो होगा रिएक्टर स्केल में उसका जो है तीव्रता होगा तो वो शक्तिशाली होगा, लेकिन 7 से ऊपर जो हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझा जाता है। यहाँ पर क्रियाकलाप में आपको कहता है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति का अध्ययन जो है ये पढ़ने के लिए पढ़ें और वहाँ के घटना स्थल जो है क्या होता है, कैसे वहाँ पर हमको सचेत रहना है, किन-किन बातों पर ध्यान देना है, उनकी जो है कैसे हम स्कूलों के अगर हैं तो स्कूल के बीच में अगर भूकंप आ जाए तो हम क्या उन सब चीज़ों को कैसे हम देखेंगे जो हम सुरक्षित रह सकें, हम किस प्रकार से बचने की कोशिश करेंगे, इन सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे। ताकि हम भूकंप के समय जो है स्कूल के अगर स्कूल में हैं तो बेंच के नीचे में या कोने में, दीवार के कोने में इत्यादि जगहों पे जैसे अगर हम स्कूल में हैं तो फील्ड जो है फील्ड में आ जाएँगे ताकि भूकंप जब होंगे तो वह मकान को अगर नुकसान होते हैं तो फील्ड से बाहर अगर हम आएँगे तो क्या होगा? तो हम बच सकते हैं। ये सब सुरक्षाएँ जो हैं हमें बरतनी चाहिए। भूकंप से बचाव की तैयारी। यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि भूकंप से कैसे हम बचाव करेंगे। तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। दूसरे इनसे दूर रहें, किनसे? तो आग वाले स्थान से। कहाँ पर स्थान हम रहेंगे? तो रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे, दीवार के अंदरूनी और किनसे दूर रहेंगे? तो आग वाले स्थान से, चिमनी के आस-पास या टूट सकने वाली खिड़की से, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से, इन सब से हमको दूर रहने के लिए कहता है और इन सब से दूर रहेंगे ताकि हमको क्या होगा? घटना जो है कम होगी।
पहले से तैयार रहने के लिए क्या है, तो पहले से तैयार हम इस प्रकार से रह सकते हैं, अपने दोस्तों एवं परिवार सदस्यों को बीच में जो है जागरूकता फैलाएँ एवं आपदा का सामना करने से जो है विश्वास से करें, मतलब उनका जो है हम इसको कैसे इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, तो उन परिवारों, सदस्यों एवं उनके द्वारा जो भी हैं उनको जागरूकता फैलाएँगे और आपदा का सामना है जो विश्वास से करें, किनको कैसे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों का हम जो है बताएँगे, तो क्या होगा, इनसे हमें कम हानि होगी। अब आगे है कोई मुख स्थलाकृति। मुख स्थलाकृति क्या है, तो अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। यहाँ पर आपको पहले हम बताए थे अपरदन क्या है, तो अपरदन जो है क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ये जो है क्या होता है, अक्षय होने लगता है, मतलब क्या, जो यहाँ पर देखेंगे तो अक्षय होने लगता है और इसके कारण जो है किसके कारण, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटक जो होते हैं होने वाले इनके क्षय को होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। किनके जल, पवन और हिम मतलब बर्फ इत्यादि से होने वाले क्षय जो होते हैं, जो वहाँ से टूटते हैं, दूसरे स्थान पे आते हैं, तीसरे स्थान पर वहाँ से जो एक जगह जैसे मिट्टी है वहाँ से आप थोड़ा हटा दिए, मिट्टी को वहाँ गड्ढा हो गया, ये सब क्या हो गया, वो वहाँ से क्षय मतलब घट गया, तो वहाँ पर घटने की क्रिया जो होती है वो क्षय होने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि उम, अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। यहाँ पर एक बार दूसरी बात क्या है, निक्षेपित। निक्षेपित में आपको वायु हो गया, जल हो गया आदि ये सब जो चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा और वहाँ पर छोड़ देगा, मतलब वहाँ पर उसका स्थानांतरित दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित कर देगा, निक्षेपित कर देगा। अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है और यही अपरदन और यही निक्षेपण की क्रियाएँ जो होती हैं, क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की जो आने-जाने की क्रियाएँ हैं, यह जो है अनेक प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण करता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर आप नदी के बगल में आप बसे हुए हैं, तो नदी के बगल में आप नदी जी की जब बहाव होती है, तो यहाँ से वो क्या होती है, नदी का कटाव हो जाता है। वही नदी में आप देखेंगे जहाँ पर आपको कटाव हुआ था, दूसरी बार आप देखेंगे तो दूसरी बार में वही नदी फिर से मट्टी लाकर वहाँ पर मिट्टी लाकर क्या करती है, फिर वही जो है वहाँ पर उस जगह पर वह मिट्टी को वहाँ निक्षेपित कर देती है, तो वह जो कटाव हुआ था वहाँ पर वह भर जाता है। आप देखते होंगे जो नदी जब बहती है तो बीच में आपको एक जगह मिल जाता है, ये जो दीरा के नाम से जानते हैं इसको आप, ये जो आप बीच जगह में छूट जाता है, ये अपरदन और निक्षेपण की क्रिया के अनुरूप के कारण होता है। आगे है नदी के कार्य, यहाँ पर उससे पहले क्या आप जानते हैं, कौन पढ़ेंगे, क्या आप जानते हैं विश्व में हज़ारों छोटे-छोटे जलप्रपात हैं। विश्व में जो है जलप्रपात किसको कहते हैं? तो जलप्रपात जो होता है ऊपर से नीचे की ओर पानी जो आता है उसको जलप्रपात के नाम से जानते हैं। जो पहाड़ों से जो है पठारों से जो है जो पानी नीचे की ओर आता है उसको जलप्रपात कहते हैं। जिसमें देखेंगे सबसे ऊँचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका का बेनी वेनेजुएला एवं एंजेल जलप्रपात है। ये पूछा भी जाता है कि जो सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन है? तो दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला जलप्रपात है। वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है, कहाँ है? अमेरिका में आपको वेनेजुएला है, उसमें जो है एंजेल जलप्रपात है, वे सबसे ऊँचा जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं पर स्थित है। ये स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, कहाँ-कहाँ? तो ये उत्तरी अमेरिका, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में के सीमा पर स्थित जो है नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं ज़िम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। आपको जलप्रपात के रूप में 3-4 जो दिए गए हैं, कौन-कौन से कहाँ पर जलप्रपात हैं। जैसे कि आपको नियाग्रा जलप्रपात के बारे में बताया गया कहाँ-कहाँ है, तो ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इनके सीमाओं में जो है नियाग्रा जलप्रपात है और सबसे ऊँचा जो जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है और आपको ज़िम्बाब्वे, ज़ाम्बिया की सीमा में जो है विक्टोरिया जलप्रपात देखने को मिलता है। ये जो आपको नियाग्रा जलप्रपात के एक दृश्य दिखाए गए हैं।
अब नदी के कार्य को पढ़ेंगे, तो नदी के कार्य में देखेंगे तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन, मतलब नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन मतलब दृश्य भूमि जो देखने वाली भूमि जो है उनका जो है कटाव, मतलब वहाँ से एक दूसरे स्थान तीसरे स्थान पे जा रहे हैं, वही है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल एवं खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, तो यह जल प्रपात कहलाती है। क्या कहलाता है? जब यहाँ देखेंगे तो कठोर, मतलब आपको पठार आपको बताइए क्या है? कठोर है। तो ये क्या है? यहाँ से जो है अत्यधिक कठोर सेल या कठोर ढाल सीधे जो है ये घाटी में गिरती है, तो ये सीधे जो घाटी में गिर जाएगी, इसको क्या बोलते हैं? तो जल प्रपात बोलते हैं। ये देखिए एक जल प्रपात है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से सीधे ये गिर रहा है। इसको जल प्रपात के नाम से जानते हैं, तो इसको जल प्रपात कहा जाता है। आगे है जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। क्या है? देखिए ये जब जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? मोड़दार साँप की तरह वह चलने लगता है। अ, नदी के इन्हीं बड़े मोरों को विसर्प कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? विसर्प का नाम दिया जाता है। जब यह इस प्रकार से चलने लगता है मुर्दार मार्गों में, इसको विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण हो जाता है और आपको पहले ही बताया कि जहाँ पर नदी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये चाप झील है। ये मैदानी भाग है, ये तटबंध जो आप ये जो देख रहे हैं, ये तटबंध है। ये विसर्प जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये विसर्प है। ये क्या है? इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये मैदानी भाग में आपको अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएँ जो हैं लगातार होती रहती है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और क्या होता है? ये लूप के सिरे के निकट आते जाते रहता है। और एक अलग झील बनाते हैं। ये जो झील जो देख रहे हैं, इसके निकट आते-जाते रहता है और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे चाप झील भी कहते हैं और जो एक प्रकार से यहाँ पर जो छूट गया है, ये पानी के मुख्य भाग से अलग हो गया है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको चाप झील बोला जाता है। कभी-कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और इस प्रकार जो है कभी-कभी जिस तट में वो बह रही है और वहाँ से वो क्या होता है, कभी-कभी वो उससे बाहर भी बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाधा और इसके जब ये जो बाहर आ जाती है तो उस यहाँ पर क्या आता है, तो यहाँ पर बाढ़ आने की संभावनाएँ हैं जो है बढ़ जाती है और यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती जो बाढ़ के कारण होता है, निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करते हैं और जब ये बाढ़ की क्रियाएँ होती हैं, तो यहाँ पर जो है महीन मिट्टी का जो यहाँ पर महीन मिट्टी आने लग आता है और निक्षेपित होता है, मतलब वहाँ पर जो है किसके द्वारा? तो बाढ़ के पानी के द्वारा महीन मिट्टी का निक्षेपण यहाँ पर जो होता है। ऐसे जो महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जो है यहाँ पर निक्षेपण होता है। ऐसे मिट्टी व पदार्थों को अवसाद करते हैं। जो यहाँ पर मिट्टी और पदार्थ का जो निक्षेपण हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको अवसाद इसको हम बोलते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है और यहाँ पर जहाँ पर बाढ़ आए हैं, वहाँ पर बहुत सारे पदार्थों एवं चिकनी मिट्टियों का जो निक्षेपण हुआ है, ये अवसाद जो भी हैं, इनका जो है ये क्या होते हैं बाढ़ वाली स्थानों पर ये उपजाऊ जो होते हैं, ये जो जगह होते हैं क्या होते हैं, ये मिट्टी जो होती है, ये उपजाऊ होती है। यह बाढ़कृत मैदान होते हैं जो कि उपजाऊ होते हैं। नदी के उत्तित तटों के तटबंध ये जो नदी के जो देख रहे हैं उत्तित तट जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये तटबंध है। समुद्र तक पहुँचते-पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और ये जो नदी जो गंगा जैसे बंगाल की खाड़ी में जाती है, तो वहाँ जैसे उत्तराखंड से बहते हुए वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, तो वहाँ तक पहुँचने में जो है उनकी जो गति है, क्या होती है? धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित जो नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। नदी की धाराएँ जो होती हैं, एक मुख्य भाग से बहते हुए अनेक भागों में वो विभाजित हो जाती है। जिनको वितरिका कहा जाता है और इनको क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। जो अनेक जगहों में विभाजित होती है, इसको वितरिका का नाम दिया जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और यहाँ पर नदी जो है बहुत धीमी हो जाती है और अपने साथ जो मलबा लाई है, उसको निक्षेपित कर देती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और जो प्रत्येक वितरिका ये जैसे वितरिका हुई, ये जो है प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का करती है। निर्माण करती है। सभी मुहाने के
अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है और सभी मुहाने के अवसाद जो भी वहाँ पर छूटे हैं, जो अवसाद नदी के द्वारा जमा हुआ है, उनको क्या कहा जाता है? उनको डेल्टा जैसे यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा क्या आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, उसके बारे में आप जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के सहयोग से उनका निर्माण होता है। ये जो डेल्टा का निर्माण जो आप देख रहे हैं, एक मुख्य नदी से अनेक भाग जो टूटे हैं, ये वितरिका हो गए और यह जो है, ये जो भाग देख रहे हैं, ये क्या है? एक डेल्टा है। ये जो भाग जो दिख रहा है, ये क्या है? एक डेल्टा है। ये डेल्टा का निर्माण जो है, इसी के कारण होता है। सभी मुहानों पर जो अवसाद संग्रह हो जाता है, ये सब डेल्टा हुए। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ नदियों के नाम बोलते हैं डेल्टा का निर्माण कैसे करती हैं, तो डेल्टा का निर्माण जैसे आपको बताएँ गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो भाग हैं, जो एक प्रकार से आपको डेल्टा का निर्माण सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण वो करती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर समुद्री तरंग के कार्य कैसे हैं, तो यहाँ पर देखिए तटीय मेहराव है, समुद्री गुफा है और एस्टेक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो क्या है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, डेल्टा के बारे में आप पढ़े, आप अपसादों के बारे में निक्षेपण और निक्षेपण के बारे में पढ़े, इन सब के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्री तरंग के कार्य क्या हैं? तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं और यही जो अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएँ समुद्रों में भी होते हैं, इनको तटीय स्थलाकृति मतलब तट जो आप जानते हैं गोवा या मुंबई या केरल इत्यादि जगहों पे आप देखते हैं ये जो तट है ये तट का निर्माण होता है। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार दरार जो है विकसित होती है और ये जो है समुद्र की जो है सेल से टकराते रहता है जिससे दरार होता है। समय के साथ-साथ ये बड़ी एवं चौड़ी होती जाती है और समय के साथ-साथ ये बहुत ज़्यादा जो है जब टकराने लगता है तो ये टकराते रहता है धीरे-धीरे तो ये क्या होता है लंबी और चौड़ी भी होने लगती है, बड़ा होने लगता है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर जो है इनमें केवल छत की जो है इनमें सिर्फ़ सिर्फ़ ही छत बचती है और यह जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टूटने लगता है और इसके जो है जो भी बचता है वो सिर्फ़ छत बचता है, ऊपरी भाग ही सिर्फ़ बचता है। जिसे तटीय मेहराब बनते हैं, जिससे क्या होता है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। ये जो यहाँ पर देखते हैं ये गुफा और यहाँ पर आपको एक सिर्फ़ छत बचा है, इसको तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और लगातार जब अपरदन होता है तो ये छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। ये जो देख रहे हैं केवल जो दीवारें सिर्फ़ अब बची हैं, ये केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसे ही इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं स्टेक। ये सिर्फ़ जो है इन इस प्रकार से कार्य शुरू होता है और यहाँ आते-आते सिर्फ़ छत बचता है और सिर्फ़ स्टेक बचता है। अब समुद्री गुफा से तटीय मेहराब, तटीय मेहराब से स्टेक यहाँ से इस प्रकार से इनका निर्माण होते चला जाता है। समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे रहते हैं। समुद्री जल जो है लगातार ऊपर ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊँचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं और जो समुद्री तट के जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं समुद्रीय भृगु कहते हैं। मतलब कह रहा है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊँचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। यहाँ पर समुद्री भृगु जो उठे उठे हुए तट जो होते हैं उनको कहा जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करता है और समुद्री तरंगे जो हैं तटों पर क्या करता है अवसाद जमा कर देता है और समुद्री पुलिन का निर्माण यहाँ पर हो जाता है होता है। अब है हिमनद के कार्य। अब बर्फ़ के कार्य को हम देखेंगे, हिमनद के कार्य को देखेंगे तो क्या है, तो हिमनद अथवा हिमावनी बर्फ़ की नदियाँ होती है और ये जो होता है एक नदी का जो है ये नदी होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। क्या करता है ये अपने कठोर यहाँ पर जो नीचे के भाग कठोर चट्टान होती हैं, उनको क्या करता है अपरदित कर देता है। और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन होता है और गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों से क्या होता है भूदृश्य का अपरदन धीरे-धीरे वहाँ से होने लगता है, अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है और गहरा गर्त मतलब गड्ढा जो गर्त होता है उनका निर्माण करती है
पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और यहीं पर जो है जल पर्वतीय क्षेत्रों में जब ये बर्फ पिघलता है तो ये कहाँ क्या होता है यहाँ पर जल भर जाता है और वो सुंदर झील बन जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जल भर जाएगा तो यहाँ क्या होगा तो सुंदर झील का निर्माण हो गया। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे-बड़े शैल रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं और यहाँ पर तलछट और मिट्टी का निक्षेपण होता है। ये निक्षेप हिमनद हिमोट का निर्माण करता है और यही जो है हिमनद हिमोट का निर्माण करता है। अब आगे है पवन के कार्य। पवन के कार्य में आप देखेंगे तो ये पवन का कार्य बालू के डिब्बे टिब्बे जो होते हैं राजस्थान में देखेंगे तो पवन का आपको कार्य बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा जो जब भी हवा आती है तो एक ये बालू के कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर वहाँ पर छोड़ देती है तो ये जो है टिब्बे का निर्माण हो जाता है। क्या आप कभी रेगिस्तान को देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं जो देखने को मिलता है कि रे पवन जो होता है रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। पवन जो है क्या है? रेगिस्तान में पवन का निर्माण जो काम होता है अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारण होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार का सेल देख सकते हैं। ये जो छत्रक के आकार का आपको सेल देखने को मिलता है और देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं? छाता के जैसे आपको जो सेल मिलता है उसको छत्रक सेल कहा जाता है। इसीलिए जो है पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। क्या करता है जो ऊपरी भाग की जो भाग होता है उसको नहीं काट के निचले भाग को आसानी से काट देता है। कौन? तो पवन। इसलिए ऐसी सेलें के आधार जो होती हैं सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर जो होता है यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। जब पवन चलते-चलते रुक जाती है तो यहाँ पर जो है हम जो भी रेत अपने साथ ले जा रही थी वहाँ पर वो टीला बन जाता है। मतलब वो एक जो है पहाड़ी का निर्माण हो जाता है। इनको क्या कहते हैं? तो बालू का टिब्बा कहते हैं और यही जो है बालू का टिब्बा कहलाता है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं, तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। ये क्या होता है जब वायु हल्के और महीन होते हैं तो हवा जो होता है इनको वायु एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो इसे लोयस कहते हैं और जब यही बालू बहुत जगहों में निक्षेपित हो जाएँगे, तो इसको लोयस कहा जाएगा। चीन में ऐसा विशाल लोयस निक्षेप किए पाए जाते हैं और चीन में जो है ऐसे ही बहुत सारे निक्षेप करके जो लोएस्ट निक्षेप पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आपका तीसरा अध्याय जो सेवन का ज्योग्राफी है, ये आपका खत्म होता है। आगे हम चौथा अध्याय भी पढ़ेंगे। ये सब महत्वपूर्ण चीन जो आप उनको देखने को मिला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, जो कि आपको इन आपको एक नया जो भी पुराने और नए चीज़ के बारे में यहाँ पर देखने को मिला जैसे कि आपको हिमनद, बालू जलप्रपात, भूकंप इत्यादि देखने समुद्री तट इत्यादि जो जो भी देखने को मिले बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और ये आपसे बार-बार यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा ये आप बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।